तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनेट और इंट्रानेट के ऊपर। यूनिट 1 का टॉपिक नंबर 11 है इंटरनेट और इंट्रानेट। बहुत ही सिंपल सा नाम है इंटरनेट और लगभग हर किसी ने इसका नाम सुना है। मिलता जुलता नाम है इंट्रानेट और इसका नाम भी कई लोगों ने सुना होता है, बट दोनों के बीच में काफ़ी कंफ्यूजन होती है कि इंटरनेट और इंट्रानेट में अंतर क्या होता है। देखने में दोनों बिल्कुल सेम लगते हैं। अगर किसी पर्सन को इंटरनेट और इंट्रानेट दोनों को यूज़ करने दिया जाए तो दोनों में कोई भी अंतर नज़र नहीं आता। अंतर इसमें होता है टेक्नोलॉजी का। वो हम देखेंगे कि किस तरीके से इस टेक्नोलॉजी को मेंटेन किया जाता है और दोनों का अलग अलग फील्ड में किस तरीके से रोल होता है। कहाँ पर इंटरनेट यूजफुल होता है और कहाँ पर इंटरनेट यूजफुल होता है। इसको हम लास्ट में एक एग्जांपल के साथ देखेंगे। पहले इसकी टेक्निकल डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं जिनको आपको एग्जाम में लिखना है। पॉइंट्स देख लेते हैं, उनमें डिफरेंस देख लेते हैं। उनके बाद हम रियल लाइफ एग्जाम्पल से इनको समझेंगे। काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं आप। इंटरनेट और इंटरनेट में क्या अंतर होता है। हम में से अधिकांश लोग इंटरनेट और इंटरनेट के बीच कंफ्यूज रहते हैं। मैक्सिमम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इंटरनेट और इंटरनेट के बीच में क्या अंतर है, जबकि दोनों में काफ़ी ज़्यादा असमानताएं हैं। अगर आप टेक्निकली देखें और आपको उसका स्ट्रक्चर दिखाया जाए तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। इंटरनेट और इंटरनेट में सबसे पहला अंतर ये होता है कि इंटरनेट पब्लिक होता है, ओपन फॉर ऑल, सभी के लिए ओपन रहता है। वो कोई भी इंटरनेट का यूज कर सकता है, कोई भी पर्सन। इसके लिए उसे बस इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होती है और वो इंटरनेट यूज करने के लिए एलिजिबल हो जाता है। जबकि इंटरनेट एक पर्सनल नेटवर्क होता है, हर कोई उसे एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल से देखेंगे। ये सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अंतर होता है इंटरनेट और इंट्रानेट में। इंटरनेट की परिभाषा भी आपने देखी है। इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो कि लैन मैन और वैन का कॉम्बिनेशन होता है। लैन एक छोटा नेटवर्क होता है, मैन उससे बड़ा नेटवर्क होता है और वैन बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। तो इंटरनेट जो है वो इन तीनों का, उस एक इंटरनेट में कई लैन्स, कई मैन और कई वैन कलेक्टेड हो सकते हैं, या उनकी संख्या कम ज़्यादा भी हो सकती है। एक प्रकार से बहुत बड़ा नेटवर्क है। ये एक पब्लिक नेटवर्क होता है, ओपन होता है, जिनमें कंप्यूटर के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान होता है और सूचनाओं के आदान प्रदान करने के लिए वो TCP/IP प्रोटोकॉल का यूज करता है। इसके लिए एक सर्विस प्रोवाइडर होता है और हर कंप्यूटर का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे हम IP एड्रेस बोलते हैं। उस IP एड्रेस या उस कंप्यूटर में रखे हुए कोई भी डेटा को हम रिसोर्स बोलते हैं और हर डेटा या डेटा फाइल का एक यूनिक नाम होता है जिसको URL कहा जाता है। URL के द्वारा ही हम किसी वेब सर्वर या किसी सर्वर से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। इंट्रानेट। इंट्रानेट भी सेम चीज पर, सेम कंसेप्ट पर ही काम करता है। इंटरनेट के लिए भी लैन मैन या वैन का कॉम्बिनेशन हो सकता है। इनमें भी कंप्यूटर की संख्याएं काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं, बट इंटरनेट से कम होती है। कुल मिला के दूसरा डिफरेंस ये है कि इंट्रानेट इंटरनेट से छोटा नेटवर्क होता है। ये दूसरा डिफरेंस है कि इंटरनेट हमेशा इंटरनेट से छोटा ही रहेगा, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क जो है वो इंटरनेट है। इनमें भी सेम टेक्नोलॉजी के द्वारा फाइल ट्रांसमिशन किया जाता है, TCP/IP का यूज किया जाता है। इसमें भी URL होता है, सब चीजें सेम होती है, बस ये थोड़ा छोटा नेटवर्क होता है। इंटरनेट और इंटरनेट के बीच में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि इंटरनेट असीमित जानकारी रखता है। असीमित जानकारी मतलब ये सबसे बड़ा नेटवर्क है और इसकी कोई लिमिट नहीं है। कोई अपनी जानकारी कभी भी इंटरनेट पे अपलोड कर सकता है और उन्हें दूसरे एक्सेस कर सकते हैं। इंटरनेट सभी के लिए पहुंच प्रदान करता है और ये एक पब्लिक नेटवर्क है। इंटरनेट और इंटरनेट के बीच में और जो डिफरेंस है वो है इंटरनेट का जो प्रोवाइडर होता है, यानी कि इंटरनेट का जो ओनर बोला जाए वो एक सरकारी संगठन है और एक
ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इंटरनेट जो है वो उसमें कोई एक निजी मालिक नहीं है, इंटरनेट का कोई एक सिंगल मालिक नहीं है, जबकि इंट्रानेट किसी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलाया जाता है और वो संस्था ही उसकी मालिक होती है। इंटरनेट सभी के लिए उपलब्ध है यानी कि ओपन है, जबकि इंट्रानेट जो है उस संस्था के लोगों के लिए ही उपलब्ध होता है। इंटरनेट और इंटरनेट के बीच में कुछ कॉमन चीजें आपको दिखाई देगी जिनकी वजह से कंफ्यूजन पैदा होता है। इंटरनेट और इंटरनेट दोनों ही वेब ब्राउजर के द्वारा एक्सेस किए जाते हैं, यानी कि अगर आप इंटरनेट पे हैं या इंट्रानेट पे हैं तो आपको क्रोम या फिर फायरफॉक्स या इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज करना होगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप इंटरनेट से कनेक्टेड है या इंट्रानेट से कनेक्टेड है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डेटा ट्रांसफर करने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल दोनों में किया जाता है, यानी कि दोनों ही TCP/IP प्रोटोकॉल का यूज करते हैं ट्रांसफर करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए। दोनों का उपयोग नेटवर्क पर उपयोगकर्ताओं के साथ जानकारी शेयर करने के लिए किया जाता है, यानी कि दोनों का जो यूज है उसका मेन कंसेप्ट यही है कि वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के द्वारा आप एक सर्वर होता है जो अपने नेटवर्क में उपस्थित बाकी सभी क्लाइंट्स को सर्विसेज देता है। तो ये जो पॉइंट्स थे, अगर इंटरनेट और इंटरनेट के बारे में एग्जाम में आता है तो आपको ये टेक्निकल पॉइंट्स लिखने होंगे कि इंटरनेट और इंटरनेट के बीच में क्या समानताएं हैं और क्या अंतर है। दोनों के बीच में एक अंतर ये कि एक इंटरनेट एक पब्लिक नेटवर्क है और बहुत बड़ा है, इंटरनेट एक छोटा नेटवर्क है और एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलाया जाता है और इसका एक ही मालिक होता है। इनके बीच में ये कुछ अंतर थे, ये कुछ डेफिनेशंस थी इंटरनेट और इंटरनेट के बीच में, ये आपको अंतर स्क्रीन पर दिख रहा है। अगर एग्जाम में आता है तो आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कुछ टेक्निकल हमने बातें देखी जिसको आप एग्जाम में लिखेंगे, लेकिन हम इसको समझ लेते हैं कि असल में इंटरनेट और इंटरनेट असल में क्या होता है। हम उसको रियल लाइफ में देखे भी हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं कि हम अभी कोई नेटवर्क चलाते हैं, जैसे हम अभी गूगल चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, इसके लिए हम इंटरनेट का यूज कर रहे हैं। कोई भी जानकारी अगर इंटरनेट पर उपलब्ध है इसका मतलब है कि वो जानकारी सभी के लिए पब्लिक होती है। अगर आप कोई जानकारी इंटरनेट पे अपलोड करेंगे तो पूरी दुनिया में कोई भी कहीं से भी उसे एक्सेस कर सकता है और वो पब्लिक होती है। इंट्रानेट का एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे बैंक के जो कंप्यूटर होते हैं उनमें इंट्रानेट चल रहा होता है, यानी कि मैं एक एग्जांपल आपको दूं कि SBI, मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है उसका हेड ऑफिस है दिल्ली में, तो हेड ऑफिस में उनका जो मेन सर्वर रहता है हेड ऑफिस में, उसके अलावा अलग अलग स्टेट में एक एक सर्वर होते हैं और उसके अलावा हर ब्रांच में एक सर्वर होता है। कुल मिला के डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर होते हैं। अगर इसको मैं इस तरीके से समझाऊं तो मैं आपको एक डायग्राम से दिखा देता हूं। ये मैं SBI की बात करूं तो SBI का एक सर्वर है, मान लीजिए दिल्ली में बैंक का सर्वर है, एक सर्वर, बाकी सारे सर्वर अलग अलग स्टेट में है, MP, CG, महाराष्ट्र और इस तरीके से अलग अलग छोटे सेकेंडरी सर्वर्स इसमें रहते हैं। इसके बाद हर ब्रांच के अंदर एक सर्वर होता है। जैसे MP के अंदर मान लीजिए SBI की 10 ब्रांच है तो 10 ब्रांच में एक एक सर्वर होता है। फिर इसके अंदर मान लीजिए 3 ब्रांच है CG में, तो CG में 3 सर्वर होगा। इस तरीके से कई सारे सर्वर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। अब यहाँ पर जो मैं आपको एक डायग्राम क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका हेड ऑफिस का मेन सर्वर है
और इस तरीके से इनको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर सिस्टम। इनमें जो सर्वर है, एक सर्वर पे पूरा लोड नहीं होता, बल्कि बहुत सारे छोटे छोटे सर्वर लगे होते हैं और सब मिलकर के काम करते हैं। इसकी वजह से सर्वर डाउन होने की संभावना और डेटा जो है लॉस्ट होने की संभावना जो है वो कम हो जाती है। ये स्ट्रक्चर आपने समझ गया होगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। इसके अलावा ये वाले जो सर्वर है, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। मान लीजिए ये CG है, ठीक है, ये आपका भिलाई है और ये आपका दुर्ग है। अब आपने देखा होगा कि और ये दिल्ली का सर्वर है। भिलाई के SBI ब्रांच में आप अपना अमाउंट जमा कर रहे हैं। मान लीजिए आपने 10,000 रुपीज जमा किया SBI में और वहां से आप दुर्ग के ATM में जा करके अपना 10,000 रुपीज निकाल लीजिए, निकल जाएगा। वो किस तरीके से होता है, जैसे ही आप भिलाई के SBI में अपना ब्रांच में अमाउंट जमा करेंगे तो वहां का सर्वर जो है, जो डेटा है वहां के सर्वर पर इकट्ठा हो जाता है। और जैसे ही आप दुर्ग की ATM पर जाते हैं और अपना ATM इंसर्ट करके रिक्वेस्ट करते हैं अमाउंट के लिए, तो दुर्ग का सर्वर जो है वो भिलाई के सर्वर से कम्युनिकेट करता है, क्योंकि वो आपका ATM जो है उससे पहचान जाता है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो भिलाई में है। तो दुर्ग का सर्वर भिलाई के सर्वर से कैसे कम्युनिकेट करता है, ये अपने ऊपर वाले सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजता है और इस तरीके से यहाँ पे वो आपकी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करता है। यहाँ से अमाउंट डिडक्ट किया जाता है, उसके बाद ये उस पैसे को निकाल करके ATM से आपको दे देता है। बाद में भिलाई ब्रांच वाला या तो इसको पैसा ट्रांसफर करता है या फिर जो दुर्ग ब्रांच का कोई अगर भिलाई से ATM से पैसा निकालता है तो वो उसमें माइनस होकर बराबर हो जाता है। कुल मिला के ये होता है कि मान लीजिए कोई भिलाई वाला अपने अकाउंट में पैसा जमा किया, दुर्ग से 10,000 रुपए निकाल लिया, और दुर्ग वाला दुर्ग में पैसा जमा किया, भिलाई से 10,000 निकाल लिया, दोनों बराबर हो गए। भिलाई वाले ने दुर्ग वाले को 10,000 दे दिया और दुर्ग वाले ने भिलाई वाले को 10,000 दे दिया। दूसरा एग्जांपल, अगर भिलाई वाले ने 10,000 जमा करके 11,000 जमा किया और 11,000 दुर्ग से निकाला, दुर्ग वाले ने 10,000 जमा किया और भिलाई से 10,000 निकाला, तो भिलाई वाले दुर्ग वाले ने 1,000 रुपये एक्स्ट्रा दिया। तो लास्ट दिन जो मंथ एंडिंग होती है उस दिन भिलाई ब्रांच इसको 1,000 रुपये ट्रांसफर कर देती है। ये सेम उसी तरीके से जैसे दो दोस्त बात करते हैं कि अगर मेरा अमाउंट तुम दे देना, तुम्हारा अमाउंट कल मैं दे दूंगा। अगर पहला दोस्त पहले दिन ज्यादा अमाउंट दे देता है तो अगला दोस्त बाद में उसे रिटर्न कर देता है। सेम उसी तरीके का सिस्टम होता है। अब ये जो सारा कम्युनिकेशन हो रहा है कि आप दुर्ग में जाकर के भिलाई का पैसा निकाल दे रहे हैं, भिलाई में जाकर के आप MP का ATM का पैसा निकाल रहे हैं, या भिलाई में पैसा जमा कर रहे हैं और दिल्ली में पैसा निकाल दे रहे हैं, निश्चित सी बात है इनके बीच में एक नेटवर्क जरूर होगा। हम अभी ATM के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम अभी नेटवर्क के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इनके बीच में एक नेटवर्क है और निश्चित सी बात है कि अगर मैं ये काम इंटरनेट पे करूं तो ये सारी गोपनीय जानकारी, बैंक की गोपनीय जानकारी हैक होने की संभावना बढ़ जाएगी। उसके बाद सर्वर डाउन होने की संभावना बढ़ेगी, नेट की स्पीड भी कम होगी और बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स भी आएगी। तो इसका एक सॉल्यूशन निकाला गया कि एक छोटा सा नेटवर्क बना दिया जाए और प्राइवेट नेटवर्क बना दिया जाए। इसको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता, सिर्फ बैंक के कंप्यूटर्स जो है वही एक्सेस कर सकते हैं। तो ऐसे नेटवर्क को बोला जाता है इंट्रानेट। इंट्रानेट में गिने चुने कंप्यूटर होते हैं और कोई और कंप्यूटर उसमें ऐड नहीं हो सकता और इसका एक प्राइवेट मालिक होता है, एक सिंगल मालिक होता है। जो SBI है वो इसका सिंगल मालिक है और बैंक ऑफ बड़ौदा का कोई कंप्यूटर इस नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। ऐसे ही बैंक ऑफ बड़ौदा का एक नेटवर्क होगा, बैंक ऑफ इंडिया का एक इंट्रा नेटवर्क होगा, सारे बैंक्स का एक इंट्रा नेटवर्क होगा, ठीक है। लेकिन इनके जो प्राइमरी सर्वर्स हैं, इनमें सारे प्राइमरी सर्वर्स भी होंगे। ये सारे प्राइमरी सर्वर्स आपस में कनेक्टेड रहते हैं, इसलिए SBI का पैसा बैंक ऑफ बड़ौदा से भी निकाला जा सकता है। क्लियर है? तो जैसे यहाँ से आप मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पर आपके पास प्रिंसिपल सर हैं, प्रिंसिपल सर के अंडर में कई सारे लोग हैं
और उनके अंडर में कई सारे लोग हैं और उनके अंडर में स्टूडेंट्स हैं। तो और इसी तरीके से दूसरे स्कूल होंगे, दूसरे कॉलेज होंगे, वहाँ पे भी प्रिंसिपल होंगे, उनके अंदर में कई टीचर्स होंगे, कई डिपार्टमेंट्स होंगे, डिपार्टमेंट के अंदर एचओडीज होंगे, एचओडीज के अंदर स्टाफ होंगे, स्टाफ जो है वो बच्चों को पढ़ा रहे होंगे। एक कॉलेज का प्रिंसिपल दूसरे कॉलेज के प्रिंसिपल से भी कनेक्टेड होता है। इस तरीके से एक बच्चा प्रिंसिपल के थ्रू होते होते दूसरे कॉलेज के प्रिंसिपल के थ्रू होते होते दूसरे कॉलेज के बच्चा से भी कनेक्ट हो सकता है। तो इस कॉलेज का जो एक नेटवर्क होगा वो एक इंट्रा नेटवर्क होगा और एक प्राइवेट नेटवर्क है। इसे सिर्फ कॉलेज के ही कंप्यूटर के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है, कॉलेज के स्टूडेंट एक्सेस कर सकते हैं, बाहरी स्टूडेंट इसको एक्सेस नहीं कर सकते। बाहरी स्टूडेंट जो है, दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट है, वो अपने कॉलेज का इंट्रानेट यूज करेंगे। इंट्रानेट की बात कर रहा हूँ, अपने कॉलेज का इंटरनेट यूज करेंगे, वहां का ऐप यूज करेंगे। उनकी जानकारी आप नहीं देख पाओगे और आपकी जानकारी वो नहीं देख पाएंगे। क्लियर है? तो एक जो छोटा नेटवर्क होता है, इससे फायदा क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इससे फायदा क्या होता है। कुल मिला के ये एक इंटरनेट ही है, लेकिन इसकी साइज जो है वो छोटी होती है और इसे लिमिटेड रखा जाता है, ओपन नहीं किया जाता। सिर्फ ये अंतर है कि इंटरनेट जो है वो पब्लिक होता है और ये पब्लिक नहीं होता है। इससे फायदा क्या क्या होता है? देखिए, सबसे पहले सिक्योरिटी बढ़ जाती है। इसमें कोई भी पब्लिक पर्सन ऐड नहीं हो सकता। जो भी पर्सन अगर ऐड होगा तो वो ऑथेंटिक होगा और डेटा सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बहुत ज़्यादा क्या मतलब, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। जितने भी सिक्योर ऑर्गेनाइजेशन है वो इस तरीके का इंटरनेट यूज करते हैं। दूसरा, कम यूजर होने के कारण स्पीड काफी ज्यादा मिलती है और सर्वर डाउन होने की संभावना भी कम होती है। तीसरा, इंटरनेट पब्लिक है तो इसमें वायरस वगैरह लोग काफी आसानी से वायरस की जो एक्टिविटी है काफी आसानी से फैलती है। इसमें जो कंप्यूटर कनेक्टेड होंगे वो टेस्टेड होके आते हैं और वायरस होने की संभावना, हैक होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। चौथा, इसमें जितने भी कंप्यूटर्स है आपने उनको ऑथेंटिकेशन दिया है तो आप इन कंप्यूटर्स को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं और कोई भी इलीगल एक्टिविटीज को आप आसानी से ब्लॉक कर सकते हैं। पांचवा, छोटा नेटवर्क होने की वजह से इसकी स्पीड ज्यादा होती है। अच्छा, स्पीड वाला पॉइंट हम देख लिए थे। और इसमें जो डेटा की जो शेयरिंग होती है वो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में आप आसानी से कर सकते हैं। छठवां, इसकी विशेषता है कि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलाया जाता है और इसका एक सिंगल ओनर होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि इंटरनेट और इंटरनेट में क्या अंतर है। तो अभी आप जब भी किसी बैंक में जाएंगे तो वहां पर आप देख सकते हैं कि बैंक में इंटरनेट जो चलता है आपका, जो कभी बैंक में देखेंगे सर्वर डाउन है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने मोबाइल पर इंटरनेट चलाएंगे तो उसका भी सर्वर, बैंक का अलग सर्वर होता है, वो सर्वर डाउन हो जाता है, वो इंट्रानेट पर चल रहा होता है। इसी तरीके से किसी कॉलेज, किसी ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी है, मान लीजिए कोई बड़ी सी सॉफ्टवेयर कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, उनके अंदर अपना खुद का एक इंटरनेट होता है। ठीक है, तो इसके बाद मुझे लगता है कि इंटरनेट और इंटरनेट के बारे में सभी लोग समझ गए हैं और अब हम डाउट सेशन चालू करेंगे। इसके अलावा कुछ लोग अभी नए ज्वाइन किए तो अटेंडेंस की लिंक मैं फिर से ओपन कर दूंगा, आप लोग अटेंडेंस दे सकते हैं। मैं लिंक ओपन करूंगा तो भी बताऊंगा। अब आपको अगर कोई डाउट है तो एक एक करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं।